इमेजिन करो आप एक मैसिव कमर्शियल बिल्डिंग खरीदना चाहते हो या फिर इंडिया की किसी बिगेस्ट कंपनी में स्टेक लेना चाहते हो। सिंगल इंडिविजुअल के लिए उसकी कॉस्ट तुम्हारे बैंक अकाउंट के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है। थोड़ी सेविंग्स हो सकती हैं, लेकिन पूरा एसेट खरीदने के लिए काफ़ी नहीं। अब इमेजिन करो अगर आप हज़ारों और लोगों के साथ हाथ मिला सको जिनके पास भी छोटी छोटी सेविंग्स हैं। जब सब अपना पैसा एक सिंगल लार्ज पाइल में डालते हैं, तब सडनली उस ग्रुप के पास इतनी पावर आ जाती है कि वो मैसिव एसेट्स खरीद सकें जो एक आदमी के लिए कभी पॉसिबल ही नहीं लगते। ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, ये इंडिया के एक सबसे पॉपुलर फाइनेंशियल टूल के पीछे की कोर लॉजिक है। हर जगह एड्स दिखते हैं जो बोलते हैं ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स राइट हैं या सही हैं, लेकिन बहुत कम बिगिनर्स रुककर ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनका पैसा बैंक अकाउंट से निकलने के बाद एक्चुअली होता क्या है। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे सिस्टम पर ट्रस्ट कर लेते हैं, बिना ये जाने कि इंजन कैसे काम करता है। आज हम सारा कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजीज को हटा देंगे। हम देखेंगे एग्जैक्ट लीगल स्ट्रक्चर, मनी का फ्लो और एग्जैक्ट टैक्स रूल्स जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आप पर अप्लाई होंगे। इस एक्सप्लेनेशन के एंड तक आप क्लियरली समझ जाओगे कि आप क्या खरीद रहे हो, कौन मैनेज कर रहा है और गवर्नमेंट तुम्हारी गेन्स पर टैक्स कैसे लगाती है। आप कंफ्यूज्ड सेवर से इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बन जाओगे जो वेल्थ क्रिएशन की मशीनरी को समझता है। हम इसको इतना क्लियरली ब्रेक करेंगे कि एक 10 साल का बच्चा भी कैश फ्लो को फॉलो कर सके। म्यूचुअल फंड्स को समझने के लिए सबसे पहले वो प्रॉब्लम समझनी पड़ती है जिसको सॉल्व करने के लिए ये बनाए गए। फाइनेंशियल वर्ल्ड में पैसा बनाने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, कैपिटल और एक्सपर्टीज। ज्यादातर नॉर्मल लोगों के पास थोड़ा कैपिटल होता है, लेकिन उनके पास टाइम और नॉलेज नहीं होती हजारों कंपनीज रिसर्च करने की। दूसरी साइड पर प्रोफेशनल मार्केट्स हैं जहां वेल्थ क्रिएट होती है, लेकिन वो काफी वॉलेटाइल और कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर बिना नॉलेज स्टॉक मार्केट में घुस जाओ तो आप एक बड़ा रिस्क ले रहे हो। म्यूचुअल फंड इसी गैप को ब्रिज करता है। ये एक्सेस की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये एक कॉमन पर्सन को छोटी अमाउंट के साथ भी सेम प्रोफेशनल मैनेजमेंट और डाइवर्सिफिकेशन का एक्सेस देता है जो एक वेल्दी इंडिविजुअल को मिलता है। इस सिस्टम को इसलिए डिजाइन किया गया ताकि डिसीजन मेकिंग का बर्डन तुम्हारे शोल्डर्स से हट जाए। रोज सुबह उठकर स्टॉक प्राइसेस चेक करना और बैलेंस शीट्स पढ़ना, ये सब तुम्हें नहीं करना। एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर ये सब तुम्हारे लिए हैंडल करता है। ये सिस्टम इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वेल्थ क्रिएशन को डेमोक्रेटाइज करता है। इसके बिना बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों के लिए होती। लीगली ये स्ट्रक्चर इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882 के अंडर एक ट्रस्ट के फॉर्म में एस्टैब्लिश होता है। ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप कोई कंपनी खरीद नहीं रहे हो। ये एक व्हीकल है जो स्पेसिफिकली तुम्हारा पैसा ट्रस्ट में होल्ड करने के लिए बनाया गया है, मैनेजर्स से अलग। ये स्ट्रक्चर तुम्हारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि तुम्हारा पैसा स्ट्रिक्टली उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज हो जिन पर तुमने साइन अप किया था। अब क्लियरली डिफाइन करते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली है क्या। म्यूचुअल फंड एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है। इसको एक लार्ज पूल समझो। इस पूल में कई इन्वेस्टर्स का पैसा आता है जिनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सेम होता है। जब आप अपना पैसा इस पूल में डालते हो, आप डायरेक्टली किसी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद रहे होते, आप म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स खरीद रहे होते हो। तुम्हें कितनी यूनिट्स मिलेंगे ये डिपेंड करता है नेट एसेट वैल्यू यानी NAV पर। NAV सिंपली पर यूनिट मार्केट वैल्यू होती है स्कीम के एसेट्स की। ये वो प्राइस है जिस पर आप फंड में एंटर या एग्जिट करते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर म्यूचुअल फंड स्कीम के पास टोटल एसेट्स की मार्केट वैल्यू 200 लाख रुपीस है और फंड ने इन्वेस्टर्स को 10 लाख यूनिट्स इशू किए हैं, तो पर यूनिट NAV 20 रुपीस होगा। इस कैलकुलेशन में टोटल एसेट वैल्यू से लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं और फिर उसको आउटस्टैंडिंग यूनिट से डिवाइड किया जाता है। जब तुम्हारा पैसा पूल में आ जाता है तो उसको हैंडल करता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC। AMC को अपॉइंट करते हैं ट्रस्टीज। ट्रस्टीज का रोल क्रिटिकल होता है। वो AMC को सुपरवाइज करते हैं ताकि हर इन्वेस्टमेंट सेबी रेगुलेशंस और स्कीम के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हो। वो इन्वेस्टर्स की तरफ से काम करते हैं, AMC की तरफ से नहीं। AMC प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हायर करता है जो पूरा दिन मार्केट रिसर्च में लगाते हैं। ये मैनेजर्स पूल्ड मनी को इन्वेस्ट करते हैं इक्विटीज, बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे डाइवर्सिफाइड एसेट्स में। ये पोर्टफोलियो रैंडम नहीं होता। हर म्यूचुअल फंड कैटेगरी के लिए मैंडेटरी मिनिमम एसेट एलोकेशन रूल्स होते हैं। जैसे लार्ज कैप फंड्स को कम से कम 80% एसेट्स टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करने होते हैं और मल्टी कैप फंड्स को मिनिमम 25% लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। ये स्ट्रिक्ट मैंडेट्स इसलिए होते हैं ताकि तुम्हें वही एक्सपोजर मिले जिसके लिए तुमने साइन अप किया है। ये समझना बहुत जरूरी है कि AMC तुम्हारा पैसा या सिक्योरिटीज होल्ड नहीं करता, फ्रॉड प्रिवेंट
अकाउंट करने और सेफ्टी इंश्योर करने के लिए एक अलग एंटिटी होती है जिसको कस्टोडियन कहते हैं। कस्टोडियन एएमसी से इंडिपेंडेंट होता है और फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज होल्ड करता है। डिविडेंड्स जैसे कॉर्पोरेट बेनिफिट्स भी वही मैनेज करता है। इस सेपरेशन से ये इंश्योर होता है कि डिसीजन लेने वाले और एसेट्स होल्ड करने वाले लोग अलग अलग हैं, जो सिस्टम में एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी चेक बनाता है। आपका अंडरस्टैंडिंग इजी बनाने के लिए म्यूचुअल फंड्स को जनरली ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये मेनली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनका गोल ग्रोथ होता है, लेकिन साथ ही वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, मतलब इनकी वैल्यू काफी ऊपर नीचे हो सकती है। सेकेंड कैटेगरी है डेट म्यूचुअल फंड्स। ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में इनमें वॉलेटिलिटी जनरली कम होती है। थर्ड आते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। ये इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स होता है ताकि ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच बैलेंस बन सके। और फाइनली बहुत शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए होते हैं लिक्विड फंड्स और ओवरनाइट फंड्स। ये एक्सट्रीमली शॉर्ट ड्यूरेशन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और यूजुअली पैसा टेम्परेरली पार्क करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर तुम्हें इस पर और डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो हम आने वाले वीडियोस में हर कैटेगरी को सेपरेटली डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। अब पूरा प्रोसेस स्लो मोशन में देखते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन से लेकर प्रॉफिट दिखने तक सबसे पहले पूलिंग फेज होता है। आप और हजारों लोग फंड को पैसा भेजते हो। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप फिजिकल कैश यूज करते हो तो रेगुलेटरी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है 50,000 रुपीज पर इन्वेस्टर पर म्यूचुअल फंड पर फाइनेंशियल ईयर। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट के बदले फंड तुम्हें यूनिट्स इशू करता है। यूनिट्स की क्वांटिटी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट और करंट एनएवी के प्रोपोर्शन में होती है, लेकिन तुम्हें कौन सा एनएवी मिलेगा ये स्ट्रिक्ट टाइमिंग रूल्स पर डिपेंड करता है। इक्विटी और डेट फंड्स के लिए परचेज और रिडम्पशन का कट ऑफ टाइम 3 PM होता है। लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स के लिए परचेज का कट ऑफ 1:30 PM होता है और रिडम्पशन का 3 PM। यहाँ रियलाइजेशन रूल अप्लाई होता है, मतलब एप्लीकेबल एनएवी तभी मिलेगा जब पैसा एक्चुअली म्यूचुअल फंड के बैंक अकाउंट में कट ऑफ टाइम से पहले क्रेडिट हो जाए। उसके बाद फंड मैनेजर्स इस बड़े कैपिटल पूल को डिप्लॉय करते हैं। वो स्टॉक्स या बॉन्ड्स खरीदते हैं स्कीम के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। यहीं पर डेली वैल्यू कैलकुलेशन होती है। स्कीम के पास जो सिक्योरिटीज हैं उनकी मार्केट वैल्यू हर दिन चेंज होती है, स्टॉक मार्केट या बॉन्ड मार्केट के परफॉर्मेंस के हिसाब से। इसलिए तुम्हारे यूनिट्स का एनएवी भी डेली चेंज होता रहता है। इस पूरे सिस्टम को चलाने के कॉस्ट्स होते हैं, फंड मैनेजर, रिसर्च टीम और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ये सब कवर होते हैं एक्सपेंस रेशियो से। एक्सपेंस रेशियो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है जो फंड के डेली नेट एसेट्स के परसेंटेज में होती है। एनएवी डिक्लेयर होने से पहले ये कॉस्ट फंड की वैल्यू से डिडक्ट हो जाती है। दिसंबर 2025 के रेगुलेशंस के बाद इंडस्ट्री टोटल एक्सपेंस रेशियो से बेस एक्सपेंस रेशियो की तरफ शिफ्ट कर रही है, जहां स्टैट्यूटरी लेवीज अलग चार्ज होती हैं। ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन में एक स्ट्रक्चरल चेंज है, लेकिन अल्टीमेटली एक्सपेंसेस का बर्डन इन्वेस्टर पर ही रहता है। प्रॉफिट से पहले एग्जिट का कॉस्ट समझना जरूरी है। एग्जिट लोड एक फी होती है जो तब चार्ज होती है जब आप स्पेसिफाइड होल्डिंग पीरियड से पहले यूनिट्स रिडीम करते हो। इसका पर्पस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को डिस्करेज करना होता है। फी स्ट्रक्चर हर स्कीम के लिए अलग होता है और ऑफर डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन्ड होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। जब फंड पैसा कमाता है, या तो स्टॉक्स के डिविडेंड से या बॉन्ड्स के इंटरेस्ट से या फिर प्राइसेस बढ़ने से, वो वैल्यू तुम्हारी होती है। अगर तुमने ग्रोथ ऑप्शन चूज किया है तो गेन्स तुम्हारे यूनिट्स की वैल्यू में रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी एनएवी बढ़ता है। अगर तुमने डिविडेंड या आईडीडब्ल्यू ऑप्शन लिया है तो इनकम तुम्हें प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन ज्यादातर एडवाइजर्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ग्रोथ ऑप्शन पर फोकस करते हैं, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग फंड के अंदर ही होती है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं जहां एक रेगुलर सैलरीड अर्नर इस सिस्टम का यूज करके वेल्थ बिल्ड करता है, स्पेसिफिकली एसआईपी एवरेजिंग के मैथ के थ्रू। इससे समझ आता है क्योंकि मंथली इन्वेस्ट करने की एडवाइस क्यों मिलती है। मान लो एक इन्वेस्टर हर मंथ 1000 रुपीज इन्वेस्ट करता है। पहले मंथ मार्केट डाउन है और एनएवी 10 रुपीज है। लो प्राइस की वजह से 1000 रुपीज से उसको 100 यूनिट्स मिल जाते हैं। सेकेंड मंथ मार्केट ऊपर चला जाता है और एनएवी 20 रुपीज हो जाता है। इन्वेस्टर फिर से 1000 रुपीज इन्वेस्ट करता है। इस बार प्राइस ज्यादा है तो सिर्फ 50 यूनिट्स मिलते हैं। 2 मंथ्स के एंड पर टोटल इन्वेस्टमेंट 2000 रुपीज है और टोटल यूनिट्स 150 है। यही मैजिक होता है। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आती है 13 रुपीज और 33 पैसे। ये 20 रुपीज के हाई मार्केट प्राइस से काफी कम है। ये प्रोसेस रॉन्ग टाइम पर एंट्री का रिस्क कम करता है और सैलरीड लोगों के लिए एक मेजर बेनिफिट है। अब टैक्स इंप्लीकेशंस का एक रियल लाइफ सिनेरियो देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के कॉन्टेक्स्ट में मान लो तुमने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया।
अगर आप 1 साल के अंदर यूनिट सेल कर देते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी STCG होता है और गवर्नमेंट 20% टैक्स चार्ज करती है। लेकिन अगर आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG बन जाता है। फाइनेंशियल ईयर में पहले 1.25 लाख रुपीस के गेन्स टैक्स फ्री होते हैं। उसके ऊपर जो भी अमाउंट है उस पर 12.5% टैक्स लगता है बिना इंडेक्सेशन के। डेट म्यूचुअल फंड्स के केस में रूल्स अलग होते हैं। अगर यूनिट्स 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे गए हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। सारे गेन्स तुम्हारी इनकम में ऐड होते हैं और तुम्हारे एप्लीकेबल इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है, चाहे होल्डिंग पीरियड कुछ भी हो। ये एक क्रूशियल डिफरेंस है जो बिगिनर्स अक्सर मिस कर देते हैं जब वो डेट फंड्स और बैंक डिपॉजिट्स कंपेयर करते हैं। बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती होती है कि NAV मिसअंडरस्टैंडिंग। आप दो फंड्स देखते हो, फंड ए का NAV 10 रुपए है, फंड बी का NAV 500 रुपए। बहुत लोग गलती से सोचते हैं कि फंड ए सस्ता है और इसीलिए बेटर है क्योंकि ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। रिटर्न्स कंप्लीटली डिपेंड करते हैं पोर्टफोलियो के परसेंटेज ग्रोथ पर, यूनिट प्राइस पर नहीं। NAV का लेवल प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड नहीं करता। रिटर्न्स सिर्फ अंडरलाइंग एसेट्स के ग्रोथ से आते हैं। एक और मेजर कंफ्यूजन है चेजिंग पास्ट परफॉर्मेंस। बिगिनर्स लास्ट ईयर के टॉप 5 फंड्स देखकर उनमें पैसा डाल देते हैं। डेटा क्लियरली दिखाता है कि शॉर्ट टर्म विनर्स नेक्स्ट पीरियड्स में रेयरली टॉप पर रहते हैं। सिर्फ पास्ट देखकर इन्वेस्ट करना ऐसे है जैसे गाड़ी सिर्फ रियर व्यू मिरर देखकर चलाना। एक्सीडेंट होने के चांसेस हाई होते हैं क्योंकि आगे का रूट पीछे से बिल्कुल अलग हो सकता है। एक और कॉमन मिस्टेक है मार्केट डाउन टर्न में SIP बंद कर देना। मार्केट गिरता है, बिगिनर्स पैनिक करते हैं और इन्वेस्ट करना स्टॉप कर देते हैं। लेकिन जैसे हमने कैलकुलेशन में देखा, फॉलिंग मार्केट तुम्हें लोअर प्राइस पर ज्यादा यूनिट्स लेने का मौका देता है। मार्केट डाउन होने पर इन्वेस्टमेंट बंद करना रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का पूरा पर्पस ही खत्म कर देता है। करेक्ट मैथमेटिकल अप्रोच ये है कि इन्वेस्ट करते रहो ताकि एवरेज कॉस्ट कम हो। अब रिस्क्स को क्लियरली समझते हैं। म्यूचुअल फंड्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। इसका मतलब NAV ऊपर नीचे हो सकता है अंडरलाइंग सिक्योरिटीज के परफॉर्मेंस के हिसाब से। कोई गारंटी नहीं होती कि तुम्हारा पैसा स्ट्रेट लाइन में ग्रो करेगा। सेबी एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट करता है गारंटीड या अश्योर्ड रिटर्न्स प्रॉमिस करना जब तक स्कीम स्पॉन्सर फुल्ली गारंटी न करे, जो काफी रेयर होता है। अगर कोई म्यूचुअल फंड से फिक्स्ड हाई रिटर्न प्रॉमिस करे तो सस्पिशियस हो जाओ। फ्रॉड का थ्रेट भी बढ़ रहा है। सेबी ने वार्न किया है फ्रॉडुलेंट स्कीम्स के अगेंस्ट जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के थ्रू मार्केट एक्सेस का क्लेम करते हैं या फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज से लिंक होने का बोलते हैं। ये अक्सर पॉन्जी स्कीम्स होती हैं जहां पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स नए इन्वेस्टर्स के पैसों से दिए जाते हैं। अगर कोई स्कीम हाई रिटर्न्स और ऑलमोस्ट नो रिस्क प्रॉमिस करे तो वो लाइकली फ्रॉड है। हमेशा वेरीफाई करो कि एंटिटी प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है या नहीं। साथ ही रिस्कोमीटर को समझना भी जरूरी है। ये एक मैंडेटरी विजुअल टूल होता है जो स्कीम का रिस्क लेवल 6 लेवल स्केल पर दिखाता है, लो से लेकर वेरी हाई तक। अगर तुम्हें 6 मंथ्स में पैसा चाहिए तो वेरी हाई रिस्क फंड जैसे स्मॉल कैप फंड तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। अपनी रिस्क एपेटाइट और प्रोडक्ट के रिस्क को मैच ना करना फाइनेंशियल एंजाइटी का परफेक्ट फॉर्मूला है। म्यूचुअल फंड्स को सही तरीके से सोचने का मतलब है उनको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के व्हीकल के रूप में देखना, ना कि क्विक कैश के स्लॉट मशीन की तरह। वेल्थ क्रिएशन तब इफेक्टिव होती है जब इन्वेस्टर अर्ली स्टार्ट करता है और लॉन्ग ड्यूरेशन तक इन्वेस्टेड रहता है। इसी से कंपाउंडिंग का पावर काम करता है। कंपाउंडिंग एक स्नोबॉल इफेक्ट है जहां अर्निंग्स अपनी खुद की अर्निंग्स बनाती हैं, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए। इन्फ्लेशन के बारे में भी सोचना जरूरी है। इन्वेस्टिंग का रियल गोल सिर्फ बैंक बैलेंस नंबर बढ़ाना नहीं है, बल्कि इन्फ्लेशन को बीट करना है ताकि परचेजिंग पावर इंक्रीज हो। एक्टिव फंड्स मार्केट को बीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेटा दिखाता है कि कभी-कभी हाई एक्सपेंस रेशियो या ह्यूमन एरर की वजह से वो अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं। इसलिए कुछ इन्वेस्टर्स पैसिव फंड्स जैसे इंडेक्स फंड्स या ETFs प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी कॉस्ट कम होती है और वो मार्केट को बीट करने के बजाय उसको मिरर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमेशा इन्वेस्टमेंट को एक गोल के साथ अलाइन करो। अगर तुम्हें 3 साल में पैसा चाहिए तो उसको इक्विटी फंड में मत डालो जहां वॉलेटिलिटी स्मूथ होने के लिए 7 साल का होराइजन चाहिए। अगर रिटायरमेंट 20 साल दूर है तो पैसा लिक्विड फंड में रखना जहां बैरली इन्फ्लेशन बीट होता है, वो भी सही नहीं है। अपने गोल के टाइम होराइजन को म्यूचुअल फंड के नेचर के साथ मैच करो। म्यूचुअल फंड्स को समझना ब्लाइंड ट्रस्ट से इन्फॉर्म्ड एक्शन की तरफ जाना है। अब आप जानते हो कि म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है
जो पैसा पूल करके डाइवर्सिफाइड असेट्स खरीदता है। आप जानते हो कि NAV सिर्फ करंट वैल्यू का रिफ्लेक्शन है, कोई सुपरमार्केट का डिस्काउंट प्राइस नहीं जिसको देखकर जज किया जाए। तुम्हें क्लियर है कि टैक्सेस स्पेसिफिक होते हैं, इक्विटी के शॉर्ट टर्म गेन्स पर 20% और रीसेंट डेट फंड्स पर स्लैब बेस्ड टैक्स। इन मैकेनिक्स को समझकर AMC और कस्टोडियन का सेपरेशन, कॉस्ट एवरेजिंग का लॉजिक और मार्केट रिस्क की रियलिटी, आप खुद को फियर और फ्रॉड दोनों से प्रोटेक्ट करते हो। वेल्थ बनाने के लिए फाइनेंशियल विजर्ड बनना जरूरी नहीं, बस कंसिस्टेंट रहो, पेशेंट रहो और सिस्टम काम कैसे करता है इस पर क्लियर हेडेड रहो। एक क्लियर गोल के साथ स्टार्ट करो, वो रिस्क लेवल चूज करो जिसके साथ आप चैन से सो सकते हो और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की पावर को तुम्हारे लिए काम करने दो।